हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज की क्लास से देखिए हम लोगों ने बहुत सारी पॉलिटी पढ़ी है। ठीक है, बहुत सारे बेसिक बेसिक कंसेप्ट्स मैंने आपको समझाए हैं। अब एक बार हम देख लेते हैं कि हमको समझ कितना आया है, हमको कितना ज्ञान उस सीरीज से मिला है। तो ये पॉलिटी एमसीक्यू की सीरीज में स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सीजीएल का एग्जाम भी अभी आने वाला है, मेंस का। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो मैंने सीडीएस के उठाए हैं, मैंने एनडीए के उठाए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद ने बनाए हैं, कुछ क्वेश्चंस हमने यूपीएससी सीएससी के उठाए हैं, अलग अलग स्टेट एग्जाम्स के उठाए हैं। तो जो मुझे बेस्ट क्वेश्चंस लग रहे हैं उनकी प्रैक्टिस हम शुरू कर रहे हैं। कुछ 4 से 5 वीडियोस में प्रैक्टिस की लाऊंगी जिसके अंदर हम पॉलिटी के एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले आपको हमारे कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में बता दूं। करंट अफेयर रफ्तार, जिसके अंदर जनवरी 2023 से जून 2023 की जितनी भी हेडलाइंस हैं, किन किन करंट अफेयर की, ये जो थीम आपको दिखाई दे रही है, इन करंट अफेयर्स की जितनी भी हेडलाइंस हैं वो आपको एक ही जगह पे कंपाइल्ड फॉर्मेट में मिल जाएगा। और ये पीडीएफ आप हमारी ऐप से ले सकते हैं और perchamclasses.in से ले सकते हैं। इसके बाद कुछ कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, जैसे एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स। बिल्कुल अपडेटेड कोर्स आपको ये मिलेगा, सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड मोड में मिलेंगे, क्रिस्प और अपडेटेड नोट्स के साथ, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। रेगुलर कंटेंट हम अपडेट करते रहते हैं और हमारी बेहतरीन टीम ने आपके लिए ये कोर्स प्रिपेयर किया है, आप इसको एनरोल कर सकते हैं। अब जितनी भी फैकल्टीज आपको दिखाई दे रही हैं, इन सभी का इंडिविजुअल कोर्स अगर आप लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है। जैसे मेरा एसएससी इकोनॉमी का कोर्स है, मेरा एसएससी पॉलिटी का कोर्स है। ठीक है, पूजा मैम की ज्योग्राफी का कोर्स है, ऋचा मैम की स्टैटिक जीके का कोर्स है। तो जो जो भी कोर्स आप अलग लेना चाहते हो तो वो सारी फैसिलिटी हमारे बैच पे, हमारे ऐप पर है। ठीक है, तो परचम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए और इन सभी फैसिलिटीज का आनंद उठाइए। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी में नीचे दिया हुआ है और अंग्रेजी में ऊपर मैंने लिखा है ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को दिक्कत ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू पूछा है। द डेट ऑफ फुली इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नवंबर 26, 1949। भारतीय संविधान के कार्यान्वयन यानी कि पूरी तरीके से इसको 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया था। दूसरा कह रहा है कि इसके अंदर सेक्युलर वर्ड ऐड किया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ था। सोशलिस्ट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस ये हमने रशियन रिवॉल्यूशन से लिया है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो पहली स्टेटमेंट हमें साफ साफ गलत दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारा जो संविधान बनके तैयार हो गया था वो 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था। लेकिन इस दिन हमने सिर्फ 15 आर्टिकल्स इसके इंप्लीमेंट किए थे, सिटीजनशिप से रिलेटेड, ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेटेड, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, हमने सिर्फ वो किया था। पूरे का पूरा मतलब कि जो फुली इंप्लीमेंटेशन है वो 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी का दिन हम पहले भी स्वराज डे के रूप में मनाते थे। तो इस डे की इंपॉर्टेंस कम ना हो जाए इसलिए हमने ये 2 महीनों का इंतजार किया और 26 नवंबर के दिन को विधि दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से मनाते हैं आज हम, और 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के नाम से मनाते हैं। हालांकि रिपब्लिक शब्द का और संविधान के लागू होने के शब्द का कोई रिलेशन नहीं है। रिपब्लिक का मतलब ये होता है जिस देश का जो सुप्रीम हेड है, जैसे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो इलेक्टेड है इसलिए रिपब्लिक कहते हैं। लेकिन 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा पूरे का पूरा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो ये पहली स्टेटमेंट आपकी गलत है, बाकी तीनों सही है। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए, क्योंकि उसने गलत ही पूछा। सेकेंड क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज नॉट बीन रिटन इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सा वर्ड लिखा ही नहीं हुआ हमारी प्रियम्बल में? सोवरन पहले से ही था। सोशलिस्ट हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया, 3 शब्द ऐड किए थे। सेक्युलर किया था, सोशलिस्ट किया था और इंटीग्रिटी किया था। सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी ये 3 शब्द हमने शामिल किए थे। ठीक है, वी द पीपल, डेमोक्रेटिक शब्द इसके अंदर है, हमारे प्रियम्बल के अंदर है। ठीक है, सोवरन, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, ये सारे शब्द हमारे देश के प्रस्तावना में, हमारे देश की प्रियम्बल में है। लेकिन इंडियन शब्द कहीं पर भी नहीं है। इंडिया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंडियन नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी। आंसर क्या आ जाएगा? डी। सॉवरन भी है, सोशलिस्ट भी है, लेकिन जो इंडियन शब्द है वो नहीं है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? डी। ये यही लिखा हुआ है कि कौन सा वर्ड नहीं लिखा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस नंबरिंग पे मत जाना स्टूडेंट्स, ये मैं सही करना थोड़ा सा भूल गई क्योंकि मैंने अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स ये उठाए हैं, तो किसी का फर्स्ट क्वेश्चन था, किसी का सेकंड क्वेश्चन था, तो इस तरीके से ये नंबरिंग देना मैं फिर से भूल गई हूँ। आई एम वेरी सॉरी, आप सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको पता है हमारे 6th शेड्यूल के अंदर ATMM से मैंने आपको याद कराया था, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। तो असम है, ठीक है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है, लेकिन मणिपुर शब्द ऐसा है जो इसके अंदर नहीं है, तो आंसर फिर से क्या आ जाएगा, डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। देखो हिंट क्या मिली है, एक तो जो भी ऑप्शन है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखनी है, मतलब कि ऐसी बॉडी जिसका जिक्र भारतीय संविधान में है, जिसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करते हैं और हर 5 साल के लिए अपॉइंट करते हैं, ताकि सेंटर और स्टेट का फाइनेंशियल रिलेशनशिप अच्छा बना रहे। ठीक है, तो साफ साफ समझ आ रहा है, इंटर स्टेट कमीशन तो स्टेट की हार्मनी बढ़ाने के लिए होता है, इंटर स्टेट काउंसिल भी स्टेट के विवादों को सॉल्व करने के लिए होता है, जोनल काउंसिल जोन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होता है, फाइनेंशियल रिलेशन सिर्फ फाइनेंस कमीशन देखता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट हर 5 साल के बाद फाइनेंस कमीशन बनाते हैं, और फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंदर। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए फॉर एप्पल यानी ए। अगला क्वेश्चन है, हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट का चीफ एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है। अब अगर यहाँ पे ये लिखा होता है इंडियन स्टेट, ठीक है, या स्टेट ऑफ इंडिया, तो हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बताते हैं। तो इंडिया का चीफ एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते, प्रेसिडेंट होते। लेकिन इसने अब सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट पूछा है, तो हम क्या कहेंगे, गवर्नर। अगर गवर्नर ऑप्शन में ना होता तो हम प्रेसिडेंट लगा देते, पर अब क्योंकि यहाँ पे स्टेट ऑफ इंडिया नहीं लिखा हुआ, सिर्फ स्टेट लिखा हुआ है, तो हम गवर्नर को मार्क करेंगे एग्जीक्यूटिव हेड। ठीक है, अगर पूछ लेते कि हु इज द रियल हेड ऑफ स्टेट, रियल हेड ऑफ स्टेट, तो रियल हेड कौन होते हैं, रियल हेड स्टेट में सीएम होते हैं, और इंडिया के अंदर रियल हेड कौन होगा, पीएम होंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी जी। तो रियल हेड ऑफ द स्टेट पूछा है तो चीफ मिनिस्टर, इंडिया के रियल हेड पूछे जाए तो पीएम। ठीक है, ऐसे ही इंडिया के एग्जीक्यूटिव हेड पूछे जाए, इंडिया के एग्जीक्यूटिव हेड प्रेसिडेंट, और स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड पूछे जाए तो हम क्या बताएंगे, गवर्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नर, गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक है, तो गवर्नर आ जाएगा, तो आंसर इसका बी आ जाएगा। इसके बाद, which among the following article deals with the rights of citizenship of certain person of Indian origin residing outside India। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है, भारत के बाहर जो रहते हैं। अब देखो आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 के अंदर सिटीजनशिप से रिलेटेड सारी बातें हैं। आर्टिकल 5 क्या बताता है, डोमिसाइल इन इंडिया, मतलब जिनका जन्म भारत में हुआ है उनको कैसे आपको सिटीजनशिप देनी है। आर्टिकल 6 बताता है कौन माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान से, माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। 7वां क्या बताता है, जो इंडिया से पाकिस्तान गए हैं और फिर से पाकिस्तान से इंडिया आ गए हैं उनको कैसे मिलेगी। 8 क्या बताते हैं, उन लोगों को सिटीजनशिप कैसे मिलेगी जो आउटसाइड इंडिया रिजाइड कर रहे हैं, जो आउटसाइड इंडिया रिजाइड कर रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 9 क्या बताता है, सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बता रहा है, सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बता रहा है। ठीक है, आर्टिकल 10 क्या बताता है कि इफ इफ एनीबडी इज सिटीजन ऑफ इंडिया विल बी कंटिन्यू टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप सिटीजन हो तो सिटीजन रहोगे जब तक आप किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हो। और आर्टिकल 11 क्या बताता है कि सारी पावर्स सिटीजनशिप से रिलेटेड हमने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को सारी पावर दे दी कि भारत की संसद ही सिटीजनशिप से रिलेटेड सारे कानून बनाए। उसने पूछा रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, तो ये क्या है, आर्टिकल नंबर 8। ठीक है, उसके बाद जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों को कॉन्स्टिट्यूट करके एक कमेटी बनाई थी 1948-49 में। ये किससे रिलेटेड, भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन से, नो। नए स्टेट जो भाषाई आधार पे बनेंगे, भाषा के आधार पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ना तो नेशनल लैंग्वेज था ना ही रिजर्वेशन था, तो न्यू स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन करना था लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषा के आधार पे, तब इसको बनाया था। धार कमेटी हमने बनाई थी एस के धार की अध्यक्षता में। फिर हमने जेवीपी कमेटी बनाई थी, हमने फजल अली कमीशन बनाया था, जिसके कहने पे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1956 का, और भारत के अंदर 14 स्टेट्स और 6 यूटी बनती।
आज के दिन भारत के अंदर 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटी हैं। पहले 14 राज्य और 6 यूटी बनी थी। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट, जब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं भारत के राष्ट्रपति की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए प्रेसिडेंट का ऑफिस अगर वेकेंट है तो उनकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट बैठ जाते हैं, तो इनमें से क्या चीज सही होगी कि जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम करने गए हुए हैं तो इनमें से कौन सी चीज सही होगी? ही शी रिमेन्स द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड परफॉर्म्स द ड्यूटी ऑफ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वो राज्यसभा के चेयरमैन रहेंगे उस वक्त भी जब वो राष्ट्रपति का काम देख रहे हैं और अपनी सारी ड्यूटीज निभाएंगे। ये बात गलत है। देखो, जिस समय वो प्रेसिडेंट की चेयर पे होते हैं तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन बन जाता है? जो डिप्यूटी चेयरमैन है ना राज्यसभा का, वो तो वाइस प्रेसिडेंट की चेयर पे आ जाएगा और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की चेयर पे आ जाएंगे। तो मतलब वो चेयरमैन नहीं रहते उस समय राज्यसभा। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। मतलब वह राज्यसभा के सभापति बनना बंद कर देते। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? बी। सही पूछा उसने तो हमने सही बता दिया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मेड अ यूनियन टेरिटरी बाय 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? 14वें संवैधानिक संशोधन से किसको हमने यूनियन टेरिटरी बनाया था? ठीक है, तो पुडुचेरी को हमने 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से यूटी बनाया था। गोवा को आई थिंक 12th से बनाया था, आई एम नॉट श्योर, बट शायद 12th से ही बनाया था। और पुडुचेरी को हमने 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से भारत की यूटी बनाया था। उसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन है, या जो भी नंबर क्वेश्चन है, आई डोंट नो व्हाट इज द नंबर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। हमने जो एकल नागरिकता का कंसेप्ट लिया है वो कहां से लिया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से। अब देखो, यूएसए में तो डुअल सिटीजनशिप, वहां पे तो डुअल सिटीजनशिप है। एक वो वहां के लोग जो है अमेरिका के नागरिक हैं और अपने स्टेट के, कैलिफोर्निया के, न्यूयॉर्क के, वहां के भी है। लेकिन ब्रिटेन के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है, हमने ये कंसेप्ट यहीं से लिया। भारत के आर्टिकल 9 में सिंगल सिटीजनशिप की बातें हैं और हमने ये ब्रिटेन से लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये शेड्यूल का क्वेश्चन, इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सिटीजनशिप इंक्लूड? भारत की जो नागरिकता है वो कौन सी लिस्ट में इंक्लूडेड है? स्टेट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में, या इनमें से कोई भी नहीं? अब देखो, आपको पता है सिटीजनशिप से रिलेटेड सारे कानून कौन बना सकता है? आर्टिकल 11 के अनुसार पार्लियामेंट बना सकता है। कौन बना सकता है? पार्लियामेंट। तो इसलिए पार्लियामेंट बना सकता है, यानी सिर्फ यूनियन बना सकता है। तो यूनियन लिस्ट के अंदर ये सिटीजनशिप जो है वो इंक्लूडेड। अपने शेड्यूल 7 के अंदर ये 3 लिस्ट दी हुई है। मैंने आपको बताया था जब मैंने शेड्यूल्स कराए हैं, सीरीज देखना, पूरी प्लेलिस्ट देखना। शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पे कानून केवल स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, यूनियन लिस्ट पे कानून केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, और कंकरेंट पे स्टेट और सेंटर दोनों बना सकते हैं। स्टेट लिस्ट में आज के दिन 61 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। यूनियन में आज के दिन 100 सब्जेक्ट्स हैं और कंकरेंट में आज के दिन 52 सब्जेक्ट्स। तो ये बातें आपको याद रखनी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस सिटीजन एज। भारत के संविधान में नागरिक की परिभाषा क्या है? भारत का संविधान नागरिक की कोई परिभाषा देता ही नहीं है, कहीं पे कोई परिभाषा नहीं लिखी हुई। तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन सिटीजन, ये डिफाइन ही नहीं करता, बताता ही नहीं कि कौन भारत में रह रहा है, नहीं रह रहा है। हाँ, आपको सिटीजन कैसे बनना है ये बातें जरूर बताई है, पर ये डिफाइन नहीं करता। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? शोषण के खिलाफ अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इक्वालिटी बिफोर लॉ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन? नहीं, ये भी नहीं है, ये तो आर्टिकल 29, 28, 29 बता रहा है। इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 के बाद 12 हो रही है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन तो 23-24 की बात है। ठीक है, रिलीजन की बातें आर्टिकल 25 से 28 में है। तो 23-24 में ही राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, यानी ह्यूमन बीइंग के ट्रैफिक को प्रोहिबिट करना और फोर्स्ड लेबर, बंधुआ मजदूरी को रोकना। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में कौन सी बात सही है? सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल, लोगों की संप्रभुता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल रेजिडेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। ये इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जहां पे आपको सब कुछ सही लगेगा कि चारों ही ऑप्शन तो सही है, डेमोक्रेसी की बात भी करता है, ये इसकी बात भी करता है। लेकिन अपने को क्या देखना है कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आए किस लिए, इनके फीचर क्या है। फीचर में मैंने आपको ये बताया था, दीज आर अगेंस्ट स्टेट, ये पावर को लिमिट करते हैं।
ये स्टेट की पावर को लिमिट करते हैं कि आप अपनी मर्जी से लोगों को परेशान नहीं कर सकते, आप उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते, यानी लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं, सीमित सरकार की। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रैटिफाइड इट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट? किस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों पर अपनी सार्वभौमिक घोषणा की पुष्टि की कि हम ह्यूमन राइट्स को मानते हैं? तो 10 दिसंबर 1948 का दिन था, इसी को ही हम ह्यूमन राइट डे के नाम से मनाते हैं, मानवाधिकार दिवस के नाम से मनाते हैं, ह्यूमन राइट डे के नाम से मनाते हैं 10 दिसंबर 1948। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ कोर्ट इशू फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? इनमें से कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए क्या जारी कर सकती है? डिक्री, रिट, अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस, या अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन। तो हम सबको पता है 5 रिट की ताकत है सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 5 रिट कौन कौन सी बताई थी मैंने, जल्दी से बता दोगे? 4 मैं बता रही हूँ, एक आप बताना। हैबियस कॉर्पस बताई थी मैंने, ठीक है, मैंडेमस बताई थी मैंने, बहुत डिटेल में करवाई है ये चीजें मैंने आपको यूट्यूब पे ही। फिर उसके बाद सर्श्योररी बताई थी मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको प्रोहिबिशन बताई थी, प्रोहिबिशन, ठीक है। और फिर मैंने उसके बाद आपको क्या बताया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि 5वीं रिट कौन सी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ इज अ फंडामेंटल राइट क्लासिफिएबल अंडर? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध एक मौलिक अधिकार है, जिसे किसके तहत वर्गीकृत किया जा सकता है? आप किसके अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई करोगे? अब हमको पता है ये आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 इसकी बातें हो रही है, तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी है, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में राइट टू इक्वालिटी की बात होती है, तो ये राइट टू इक्वालिटी की ही बात कर रहा है, समानता की ही बात कर रहा है कि किसी के भी साथ आप धर्म के नाम पर, वंश के नाम पर, सेक्स के नाम पे, कास्ट के नाम पे, रेस के नाम पे कोई भेदभाव नहीं कर सकते। उसके बाद, which among the following were inserted in the Constitution of India on the recommendation of स्वर्ण सिंह कमेटी? स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पे हमने भारत के संविधान में क्या शामिल किया? फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज या 12 शेड्यूल? तो आपको पता है कि हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज उनके कहने पे शामिल की है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज उनके कहने पे हमने शामिल की है। तो शुरुआत में उनके कहने से हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटी कर दी, और आज के दिन एक फंडामेंटल ड्यूटी और एक्स्ट्रा, यानी टोटल कितनी है आज के दिन? 11। ठीक है, जो 11th आई थी वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से आई थी, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड। बाकी आज के दिन 11 है, शुरुआत में 10 थी। स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पे श्रीमती इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से इसको शामिल किया था, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। फंडामेंटल ड्यूटी हमने कौन से देश के संविधान से लिया? हमने रशिया के संविधान से लिया, ठीक है। केवल 2 ही देश ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें ना, डेमोक्रेटिक कंट्री कि लोकतांत्रिक देश ऐसे कौन से हैं जिनके यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी है? तो केवल 2 ही है, एक तो है जापान, एक है इंडिया। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि मैडम फिर रशिया से कैसे लिए? रशिया है तो, लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं था, ठीक है, तो हमने रशिया से ले तो लिए, लेकिन अगर कोई पूछे ओनली 2 कंट्रीज जो डेमोक्रेटिक भी हैं और जिनके यहाँ फंडामेंटल ड्यूटी है, वो जापान और इंडिया, ठीक है। इसके बाद, विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में ये लिखा है कि भारत के अंदर एक राष्ट्रपति होगा? तो मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे याद रखना है, ऐसे कैसे, 5 6 7 2 3 4। ये बात कर रहा है प्रेसिडेंट की, ये बात कर रहा है वाइस प्रेसिडेंट की, और ये बात कर रहा है प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो आर्टिकल 52 कहता है भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए, आर्टिकल 63 कहता है, 63 कहता है भारत में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, 74 कहता है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए। तो आंसर, इसने राष्ट्रपति के बारे में पूछा है, तो आंसर विल बी सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पार्टिसिपेट्स इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? कौन पार्टिसिपेट करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? देखो, लोकसभा है, राज्यसभा, ठीक है, और विधानसभा। लोकसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, राज्यसभा में भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, विधानसभा में भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। इनके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यस। इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर, नॉमिनेटेड तो देखते ही काट दो,
मेंबर ऑफ ऑल यूटी, ये भी गलत है। केवल जिनकी विधानसभा है उन्हीं की ही मेंबर, यूटी के उन्हीं के ही इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते। अब सभी यूटी में तो विधानसभा ही नहीं है, सभी यूटी में तो विधानसभा ही नहीं है ना, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा इसका, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, आंसर विल बी ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, व्हाट क्वालिफिकेशन शुड बी अ बिकम अ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बनने के लिए आपके अंदर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? आपकी 35 साल की उम्र पूरी हो, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ही शुड बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। वो राज्यसभा का मेंबर इलेक्ट होने के लिए एलिजिबल हो, गलत बात। लोकसभा का मेंबर इलेक्ट होने के लिए एलिजिबल, ये बात गलत आ गई। ठीक है, मस्ट बी इंडियन सिटीजन, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी, ए एंड सी। 12th 5 ईयर प्लान जो है, आपको पता है भारत के अंदर 12 5 ईयर प्लान आए हैं। आज के दिन तो 5 ईयर प्लान नहीं है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग आ गया। तो जो 12वां पंचवर्षीय योजना थी ना, वो 2012 से 2017 तक चली, और इसी बीच 2015 1 जनवरी को हम लोगों ने नीति आयोग बना दिया था। और नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को हटा के बना है। नीति आयोग कोई 5 ईयर प्लान चलाता ही नहीं है। तो जो हमारा 12th 5 ईयर प्लान था वो 2012 से 2017 तक था। जो पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, जो चला है 1951 से 1956 तक, 1951 टू 56, उसका मॉडल क्या था? उसका मॉडल था हैरोल्ड डॉमर मॉडल। दो इकोनॉमिस्ट हैं ये, हैरोल्ड डॉमर, जिनके कहने पे हमने आने वाले 5 साल एग्रीकल्चर में निवेश किए थे। ठीक है, ये बॉटम अप अप्रोच वाले व्यक्ति थे। बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या है कि पहले आप गांव को अच्छा करो, देन सिटीज अच्छी होंगी, देन देश अच्छा हो। तो हमने इनकी बॉटम अप अप्रोच को माना और गांव के अंदर एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस किया था, प्राइमरी सेक्टर पे ज्यादा फोकस किया। तो हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में मॉडल लिया था हैरोल्ड डॉमर। सेकंड के अंदर लिया है पीसी महालनोबिस का। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, यानी हैरोल्ड डॉमर मॉडल। इसके बाद है विच आर्टिकल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये आपके लिए है, ये सवाल आपको बता, इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इनमें से कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से डील करता है। आर्टिकल 368, आर्टिकल 66, 78, 252। एलिमिनेशन भी लगाओगे तो आप इस आंसर को कर दोगे। आई होप आप लोग इसका आंसर बिल्कुल सही करेंगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन।